नमस्कार, मैं हूं महिमा सिंह कंवर और आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिल्पी सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गायनी एंड इनफर्टिलिटी, फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर इनफर्टिलिटी होती क्या है। तो सबसे पहले शिल्पी जी, आप ये बताइए कि आखिर इनफर्टिलिटी है क्या? इनफर्टिलिटी बेसिकली हम एक महिला में एक डायग्नोसिस तब बनाते हैं व्हेन द वुमन इज नॉट एबल टू कंसीव आफ्टर हैविंग अ रेगुलर एंड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। मतलब 1 साल तक अगर महिला ट्राई कर रही है अपने हस्बैंड के साथ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करके, विच इज एट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, उसके बाद भी अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही, तब हम उसको डायग्नोस करते हैं एज इनफर्टिलिटी। डॉक्टर शिल्पी, आप ये भी बताइए कि आखिर क्या है इनफर्टिलिटी के कारण? इनफर्टिलिटी के कारण काफी हो सकते हैं। इट कैन बी अ मेल इनफर्टिलिटी और इट कैन बी ड्यू टू फीमेल कॉजेस और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉजेज इन अ मेल एंड अ फीमेल। मतलब दोनों, महिला और पुरुष दोनों की वजह से हो सकता है, या केवल महिला या केवल पुरुष। तो ऐसे में हमको पहले प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना पड़ता है, दोनों की हिस्ट्री लेनी पड़ती है, दोनों के कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं। उसके बाद ही हम इस कारण पे आते हैं, निकालते हैं कि आखिर व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। और इसके अलावा भी अगर आपको दोनों में से किसी में कोई कारण नहीं निकलता, तब हम उसको लेबल करते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसमें हमें कोई कॉज नहीं मिलता, ना मेल में ना फीमेल में। जी, अच्छा ये भी बताइए आप कि आखिर कैसे होती है इस समस्या की जांच? अब जब जांच करनी है तो पहले तो हमें ये मालूम करना है कि इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। मेल में है, फीमेल में है, या फिर दोनों ही इसके कॉज हो सकते हैं। तो अब कॉजेज में क्या आता है, मेल इनफर्टिलिटी अगर है तो हमको उसकी हिस्ट्री से और कुछ टेस्ट करवा के इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है। हस्बैंड में इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं उनकी टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम होना, स्पर्म का ना बन पाना, या स्पर्म का रिलीज ना हो पाना, ठीक से काम ना कर पाना। तो उसके लिए हमें डायग्नोसिस के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ती हैं, जो इंक्लूड करती हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस और कुछ अल्ट्रासाउंड और बाकी और टेस्ट। फॉर अ वुमेन उनके लिए भी हमें वेरियस टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो वेरियस कॉजेस के हिसाब से हमें डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। अब एक महिला में इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ओव्यूलेशन प्रॉब्लम टू द प्रॉब्लम कॉज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो जब ओव्यूलेशन वगैरह को हमें डायग्नोस करना है, उसके लिए हमको ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो कि उसके वेरियस कॉजेस को रूल आउट करते हैं। जी। एक महिला में इनफर्टिलिटी ओव्यूलेशन की डिस्टर्बेंस से हो सकती है, जिसका कारण हो सकता है प्रॉब्लम जैसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जैसे प्रोलैक्टिन का बढ़ जाना, थायराइड का ज्यादा या कम हो जाना। ऐसे में हमें इस डायग्नोसिस के लिए वेरियस ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं। दूसरा कॉज हो सकता है एक महिला के गर्भ में, लाइक यूट्रस का या सर्विक्स का कॉज। उसके लिए हमें अलग इन्वेस्टिगेशन लाइक अल्ट्रासाउंड, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम, या फिर हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, ये सब करना पड़ सकता है। और उसके बाद फलोपियन ट्यूब वगैरह भी हमें देखनी पड़ती है, जिसका हमें कोई ब्लॉकेज है, कोई उसमें इन्फेक्शन है, जी। इन्फ्लेमेशन है, वो सब रूल आउट करना होता है। उसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो हम धीरे धीरे हिस्ट्री से स्टार्ट करके बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, स्टार्टिंग विद द ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। और उसके बाद हम बाकी कॉजेस को रूल आउट करने के लिए, अगर हमें लगता है कि कुछ ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है, तो और ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं। अगर हमें लगता है कुछ फलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, तो आगे जाके हमें एचएसजी कराना पड़ता है, या हिस्ट्रोस्कोपी करनी है, या लैप्रोस्कोपी करनी है। तो इस सब की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर रीजन पे पहुंचते हैं कि फीमेल कॉज है या मेल कॉज है इनफर्टिलिटी का, और उसके हिसाब से आगे हम जाके उसको फिर ट्रीट करते हैं। जी, इस समस्या को हल करने के लिए आखिर कौन-कौन से इलाज उपलब्ध हैं? अब पहले तो हमें एक डायग्नोसिस बनाना है, जो हम हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन करके और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करके उस डायग्नोसिस पे आते हैं। तो अगर तो मेल का कारण है, जैसे टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, या इजैकुलेशन डिसफंक्शन है, उसका ट्रीटमेंट अलग से चलता है। और अगर कोई फीमेल में प्रॉब्लम है, जैसे ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है, तो ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए अलग दवाइयाँ होती हैं। अगर ट्यूब में ब्लॉकेज निकला है, ट्यूब की ब्लॉकेज के लिए हमको और टेस्ट करा के इन्वेस्टिगेशंस करके फिर हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, ये सब करना पड़ सकता है। तो उससे हम ट्यूब को खोलने की कोशिश करते हैं। तो जी। बहुत सारी दवाइयाँ भी हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉज।
या फिर हमें कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ सकती है, जिसमें हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, एचएसजी ये सब आता है। तो अगर इन सब के बाद भी ट्यूब नहीं खुलती, उसके बाद आजकल असिस्टेड रिप्रोडक्शन की टेक्निक्स आ गई हैं, जिससे हम बेसिकली बाहरी फर्टिलाइजेशन करके फिर वो एम्ब्रियो को हम इम्प्लांट करने की कोशिश करते हैं बॉडी में। जी। उसमें आपको, जैसे आपने बहुत सुना होगा आजकल आईवीएफ एंड ऑल दैट, तो वो सब असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स होती हैं। वही मेरा अगला तो सवाल पहले आपसे तो हम था कि नॉर्मली, आखिर ये आईवीएफ है क्या? क्या होता है आईवीएफ? तो अगर हम नॉर्मली जैसे पहले ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि फीमेल का क्या कॉज है इनफर्टिलिटी का, फीमेल में कुछ है उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, अगर मेल में है उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी भी कारणवश अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो फीमेल का एग है और मेल का स्पर्म है, अगर वो बॉडी में नेचुरल वेज में नहीं मिल पा रहा, तो हम फीमेल का एग लेते हैं और मेल के स्पर्म लेते हैं और उनको फर्टिलाइज करते हैं ह्यूमन बॉडी के बाहर, फीमेल की बॉडी के बाहर। और फर्टिलाइजेशन के बाद तब हम उसको इम्प्लांट करते हैं फीमेल की बॉडी में। जो जब वो पूरा फॉर्म हो जाता है आफ्टर द एम्ब्रियोस फॉर्म, तब हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो बेसिकली उन कंडीशंस में होता है कि जब कोई भी कॉज निकल रहा है कि वो एग और स्पर्म मिल नहीं पा रहा या प्रॉपर इम्प्लांटेशन अपने आप से नहीं हो पा रही, तो उस केसेस में हम ये आईवीएफ की टेक्निक करते हैं, जी। जहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन बाहर करते हैं और उसके बाद इम्प्लांटेशन बॉडी में करते हैं। जी। अच्छा, ये भी बताइए कि आईवीएफ ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी के कितने प्रतिशत रोगियों में किया जाता है? अप्रोक्सीमेटली देखिए डिपेंड करता है कि कॉजेज क्या हैं। आजकल तो मोस्ट ऑफ द कॉजेज आते हैं बिकॉज ऑफ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, कि स्ट्रेस हो रहा है, कोई कॉज नहीं निकल रहा। तो इस वजह से थोड़ा आईवीएफ के अभी परसेंटेज बढ़ गई है, तो नाउ इट हैज कम अप टू अराउंड 13 to 14% तक हो गया है अभी। बट वो जस्ट बिकॉज क्योंकि कॉज कुछ होता नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ अनएक्सप्लेन कॉजेज। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो आईवीएफ के जो वो हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अदरवाइज अगर हम ठीक से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमें कॉज पता चल रहा है, तो हम उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो आईवीएफ के चांसेस कम हो जाते हैं ज़्यादातर। अच्छा, क्या ये जो धारणा बन गई है कि इनफर्टिलिटी का इलाज सिर्फ और सिर्फ आईवीएफ है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें पहले तो आपको मैंने जैसे समझाया कि हमें पूरे कॉजेस को निकालना है, ढूंढना है कि रीजन क्या है इनफर्टिलिटी का। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और जो हमारी बेसिकली जो हैबिट्स हो गई, जैसे रिस्क फैक्टर्स हो गए, टोबैको, अल्कोहल, स्ट्रेस इंड्यूस, एक्सरसाइज ना करना, ओवरवेट होना, तो ये सब चीज़ें रिस्क फैक्टर बन जाती हैं। मतलब आपके जो बॉडी में कॉजेस हैं उसके साथ साथ ये चीज़ें और ऐड करती हैं। तो हमें पहले मतलब वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट कि हम जो उसके रिस्क फैक्टर्स और जो कॉज कर रहा है इनफर्टिलिटी का उसको हटाएं और उस पर पूरी तरह से मेहनत करके काम करें। और एट द एंड जब हमें कोई भी नहीं दिखता कि कोई वे आउट नहीं है, तब हमें आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। पहले हमें पेशेंस से स्ट्रेस छोड़ के हमें पहले वही ट्राई करना है कि नेचुरल वे में कंसेप्शन होता है। अच्छा डॉक्टर शिल्पी, आप ये भी बताइए कि आखिर कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी क्या है? कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी अभी इंडिया में तो जैसे रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, बट आउटसाइड इंडिया इट हैज़ बीन लाइक वेरी कॉमन, बहुत टाइम से चल रहा है। तो कॉस्मेटिक गायनी में बेसिकली क्या किया जाता है कि फीमेल जेनिटिलिया का जो हम करते हैं बेसिकली गायनी कॉस्मेटिक, उसमें उसका अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस एज वेल एज फंक्शन, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कॉस्मेटोलॉजिकली। सो उसकी फीमेल जेनिटिलिया में आता है लेबिया, वजाइना, और या फिर एक हाइमेन का होता है सर्जरी, इसको कहते हैं हाइमेनोप्लास्टी। तो इन सब से हम क्या करते हैं, एक तो फिजिकल अपीयरेंस अच्छी हो जाती है जिससे एक फीमेल का बेसिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और दूसरा इसका एस्थेटिक तो है ही पर्पस, जो एस्थेटिकली लोग करा रहे हैं आजकल, एवरीवन वांट्स टू लुक गुड एंड ब्यूटीफुल। तो उसी तरह से अपना फीमेल जो है दे वांट देयर जेनिटली आल्सो टू लुक गुड एंड ब्यूटीफुल, प्लस उसका जो एक फंक्शनल एस्पेक्ट है वो भी है। तो जैसे कॉस्मेटिक गायनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल चल रहा है वजाइनल टाइटनिंग, तो उसमें आपका वजाइना को टाइट किया जाता है। इट कैन बी अ सर्जिकल थिंग ऑल्सो, और इट कैन बी बाय यूजिंग लेजर। वो डिपेंड करता है कि कितना लूजन है वजाइना। तो एक बार हम उसको टाइट करते हैं, उसके बाद इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द सेक्शुअल फंक्शन। सो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बेसिकली कॉस्मेटिक गायनी के डुअल पर्पस है, एस्थेटिक भी है और
एक फीमेल का जो फंक्शनल कैपेसिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है, सेक्सुअल फंक्शनल कैपेसिटी को। जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शिल्पी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई थी और देखिए क्या है इनफर्टिलिटी, इसके अलावा इसके कारण क्या है और समस्या की जांच कैसे होती है, तमाम वो सवाल जिसका जवाब इन्होंने हमें फ़िलहाल दिया और कई मुद्दों को लेकर फ़िलहाल यहाँ पर बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ।